तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे एएमयू में जो 2024 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, साइंस वाला पार्ट उनका। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू से मतलब क्या है कि आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। फ्रिक्शन इन एयर एंड वाटर कैन बी रिड्यूस बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है, हम स्ट्रीमलाइनिंग ऑब्जेक्ट की करते ही इसलिए है क्या, ताकि उसका फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए। अ पॉलिश सरफेस विल हैव लेस फ्रिक्शन। ये भी सही बात है, पॉलिश सरफेस का फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस टू जीरो। अच्छा, फ्रिक्शन को हम रिड्यूस तो कर सकते हैं, मगर रिड्यूस करके उसको हम जीरो नहीं कर सकते। हम उसको थोड़ा सा मिनिमम कर सकते, मतलब कम कर सकते हैं, मगर आप जीरो नहीं कर सकते। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछा था, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं, द प्लैनेट विच टेक द लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के अराउंड रिवॉल्व करने में सबसे कम टाइम कौन लेता है? तो सन के सबसे पास होता है मरकरी। और मरकरी जो सन के जितना पास होगा ना प्लैनेट, जैसे मान लीजिए ये सन है, जो जितना पास होगा वो उतना कम टाइम लेगा। मरकरी सबसे पास होता है, तो मरकरी सबसे कम टाइम लेता है। और ये टाइम भी आपके होते हैं 88 डेज, मतलब अप्रोक्स आप मान लीजिए 3 मंथ, 3 महीने मरकरी। अगला, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो एट। कि भाई ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कहाँ पे जाके जीरो हो जाता है। तो वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड करता है मास इनटू एक्स, मतलब फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटेशन, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास तो आपका चेंज होता नहीं है। ग्रेविटेशन, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये चेंज हो सकता है। तो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहां भी जीरो हो जाएगा, वहीं पे हमारा क्या होगा, वेट भी जीरो हो जाएगा। तो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमारा, वो सेंटर ऑफ द अर्थ पे जीरो हो जाता है, वहां पे हमारा वेट भी जीरो हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडीसाइड। इनमें से कौन सा वीडीसाइड है? यूरिया, आप जानते हो भाई यूरिया हमारा फर्टिलाइजर होता है। काउडंग हमारा मैन्यूर, जब हम प्रिपेयर करते हैं या मैन्यूर के जैसे हम यूज कर सकते हैं। एनपीके हमारा फर्टिलाइजर है। तो ये तीनों तो हमारे फर्टिलाइजर है या फिर मैन्यूर है। मगर 2,4-D आपने एग्जाम्पल्स में भी पढ़ा होगा, वीडीसाइड्स के एग्जाम्पल में 2,4-D जो है वीडीसाइड होता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ड्यू टू। अच्छा, सोडियम और पोटेशियम ये जो है ना, इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा आग लगी रहती है। इतनी आग लगी रहती है कि अगर आप इन्हें केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके ना रखें, तो ये बाहर एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर लेते हैं और आग लग जाती है इनके अंदर। तो इनकी बहुत ही ज्यादा हाई रिएक्टिविटी होती है, उसके वजह से क्या करते, इन्हें हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको पता है थायराइड ग्लैंड से हमारा थायरोक्सिन सिक्रेट होता है। मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर इज। अच्छा, ह्यूमन ईयर जो है ना, इंसान 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर इसे हम बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। तो मिनिमम जो होती है वो होती है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाएंगे। जैसा आपने सुना होगा ना, कभी अगर हमें, अगर कोई मधुमक्खी काट ले, तो फिर हम क्या करते हैं ना, हम लोहे की चीज को लगाते हैं ना, लोहा लगा लेते हैं वहां पे। तो लोहा लगाने के पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो लोहा होता है ना, और लोहे पे अगर जंग लग जाए, तो जंग लगने के बाद जो लोहा या जो भी मेटल होते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। और अगर हमें मधुमक्खी ने काटा होता है, तो मधुमक्खी के डंक में जो है वो होता है एसिड। तो आप बेसिक चीज को जब लगाओगे एसिड पे, तो आपको क्या होगा, थोड़ा उससे रिलीफ मिलेगा। तो मतलब मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, और मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, और नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग लाइटिंग। लाइटनिंग के टाइम पे क्या होता है? जब आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा ना, तो वहीं पे आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से हमारा क्या हो रहा होता है, लाइटनिंग के दौरान जो है नाइट्रोजन जो है वो चेंज हो रही होती है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा होता है हमारा ड्यूरिंग ड्यूरिंग लाइटनिंग। द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू गैस बबल। अच्छा, होता क्या है कि जब हम
ब्रेड वगैरह बनाते हैं या फिर केक बनाते हैं, इसके अंदर हम ईस्ट डाल देते हैं थोड़ा सा। तो ईस्ट क्या करती है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स के वजह से क्या होता है, इसमें धीरे छोटे छोटे पोर्स आते हैं, जिसकी वजह से वो स्पूंजी हो जाता है, केक या फिर ब्रेड हो गए हमारे। तो वहां पे गैस हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन इज कॉल्ड। तो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स जो डिकम्पोज होके नाइट्रोजन में चेंज हो रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएमाइनेशन। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, पीछे भी जैसे आपने देखा ना, इसी तरीके का एक क्वेश्चन आ चुका है कि भाई सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये दो नाम ही आपको याद रखने हैं, सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो इसमें हमारा सिर्फ पोटेशियम है, तो पोटेशियम हमारा आंसर हो जाएगा। द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपने सारे ये जितने भी टाइप ऑफ कंबशन है ये सब पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा वहां पे रैपिड कंबशन के अंदर एलपीजी वाला एग्जाम्पल दे रखा है। तो रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है एलपीजी का, बर्निंग ऑफ एलपीजी। फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड। फ्लूइड फ्लो के वजह से जो फ्रिक्शन लगता है, तो फ्लूइड फ्लो की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं ड्रैग। इसका नाम चेंज हो जाता है, ड्रैग नाम होता है इसका। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज टफ, पोरस एंड, हार्दिक पांड्या, मतलब ब्लैक। तो इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो आपने पढ़ा होगा कि भाई जो हमारा कोल पाया जाता है, कोल का जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे तीन चीजें मिलती है हमें। एक तो मिलता है कोल तार, एक मिलता है कोल गैस, और एक मिलता है कोक। तो इसमें जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है वो बनता है कोक। लगभग 95% प्योर होता है ना, बहुत ही प्योर होता है। ठीक है, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन अगर हमें चाहिए तो हम कोक बना लेते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। एस्टेरॉइड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सन है जैसे हमारा ये, इसके अराउंड मार्स और आपका जुपिटर, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में यहाँ पे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ के रेफरेंस में छोटे, है ना। ये भी काफी बड़े होते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत छोटे हो। इवन जितना बड़ा दिल्ली स्टेट है, मतलब यूनियन टेरिटरी है, उतने उतने बड़े होते हैं ये। तो ये मार्स और जुपिटर्स के बीच में पाए जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है। To increase the concentration of which gas it is not responsible for the for global warming. The increase in concentration of, अच्छा किस गैस की कंसंट्रेशन के बढ़ने में ग्लोबल वार्मिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या वो ग्लोबल वार्मिंग पर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो नाइट्रोजन, आप जानते हो 78% नाइट्रोजन है, थोड़ा बहुत और बढ़ेगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ इरिगेशन शुड बी यूज टू सेव वाटर। तो आपने पढ़ा होगा कुछ ट्रेडिशनल मेथड है हमारे और कुछ मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड के अंदर ही हमारा ड्रिप इरिगेशन आता है, जिससे सिर्फ हम बूंद बूंद करके सिर्फ प्लांट के रूट में ही पानी डालते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है वाटर को सेव करने का। वाइल बेकिंग केक ईस्ट मल्टीप्लाई रिपीटली एंड प्रोड्यूस गैस। तो केक, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया कि जब हम केक बना रहे होते हैं या फिर ब्रेड बना रहे होते हैं, तो वहां पे हम उसके अंदर ईस्ट डाल देते हैं, और ईस्ट जब बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो एक गैस प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके वजह से बबल्स आ जाते हैं और फिर उसमें पोर्स आ जाते हैं, वो स्पूंजी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैच फायर ऑन रिएक्शन विद एयर। एयर से रिएक्ट करके कौन सा मेटल, किसके अंदर आग लग जाएगी, आपको पता है, सोडियम पोटेशियम, इनमें बहुत आग लगी हुई है ना। सोडियम पोटेशियम वेरी रिएक्टिव, उस वजह से इसके अंदर आग लग जाती है। Same kind of plant grown or cultivated and cultivated on a large scale at a place is called। तो सेम तरीके के प्लांट्स को, कहीं पे हमने वीट लगा रखे हैं, बहुत सारे वीट के ही प्लांट बहुत सारे एक पूरे खेत में लगा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन है क्रॉप की, क्रॉप कहते हैं। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स। अच्छा, छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़ के जब हम बनाते हैं, मोनोमर्स को जोड़ के, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर्स। तो छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़ के हम बनाते हैं क्या, पॉलीमर्स। तो मोनोमर्स जो है पॉलीमर्स की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और उन्हें छोटे छोटे को जोड़ के हम बनाते हैं उससे पॉलीमर्स। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
मैग्नीशियम जब Mn हमारा HCl से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस बनाता है? तो इसकी रिएक्शन होती है कि MnCl2 प्लस H2। H2 ये गैस है और ये गैस बाहर निकल जाती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही होती है। आपकी क्लास से बड़े लेवल का क्वेश्चन है, मगर इसी तरह के क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन हुआ आपकी क्लास से बड़े लेवल का, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो ये रिपीट होते हैं, बार बार सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे ये है, ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट होगा, तो आपको इनका सीधा आंसर याद रखना है। अगर आपको आंसर याद रहेगा तो आप सीधा टिक मार दोगे, और बाकी बच्चों से जो सिर्फ 8th ही पढ़ के आ रहे होंगे उनसे आप आगे निकल जाएंगे। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कोल्ड। जानते हो आप, डेफिनेशन है हमारी इग्निशन टेम्परेचर की कि भाई सबसे कम टेम्परेचर पे जिस पे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ ले तो हम उस सब्सटेंस का उस टेम्परेचर को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज नॉट फाउंड इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर नहीं होता है? तो हैन के अंदर जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, हैन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और एग जो है वो विद इन द बॉडी ही एक दूसरे को फ्यूज करेंगे और वहीं पे जाइगोट बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट मतलब हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है इसने, तो कौन सी इनकरेक्ट है? मतलब फ्रिक्शन एक्ट ऑन बोथ द सरफेसेस, बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन दोनों ही सरफेसेस पे एक्ट करती है कि अगर मैं दोनों हाथों को रगड़ूं तो इस पे भी फ्रिक्शन और इस पे भी, दोनों सरफेसेस पे एक्ट करेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम नहीं होता, ये बात गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और यही पूछा है इसने, इनकरेक्ट ही पूछी थी हमसे, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी है। ठीक है। द डिवाइस यूज टू टेस्ट द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। आपकी क्लास में दे रखा है, इसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है कि नहीं है उसको पता करने के लिए एक डिवाइस बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना। रेटिना पे कितनी देर के लिए इंप्रेशन रहता है इमेज का? तो ये रहता है 1/16 सेकंड के लिए, और इसी का यूज करके जो है ना, जितने आपको मूवीज या वीडियो दिखाई जाती है, एक्चुअल में मूवीज और वीडियो कुछ होता नहीं है ऐसा, सिर्फ फोटोज होते हैं, इमेजेस होती हैं। आपके सामने जो है ना एक इमेज लाके और फिर दूसरी इमेज उससे पहले लेके मतलब 1/16 सेकंड से पहले ला दी जाती है। इसी तरीके से इमेजेस आती जाएंगी तो वो आपको वीडियो में दिखने लगेंगी। तो 1/16 सेकंड होता है इसका। द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स एंड द रेटिना इन द आई इज कॉल्ड। अच्छा, ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना, ये हमारी जो रेटिना होती है और ऑप्टिक नर्व्स का जो जंक्शन हो रहा होता है, यहाँ पे मिल रही होती है सारी की सारी इस तरीके से, तो ये जो जगह होती है ना इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। कि अगर आपकी इमेज यहाँ बनने लग जाए किसी वजह से, अगर ये ब्लाइंड स्पॉट आपका किसी वजह से थोड़ा सा इधर आ जाए तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो अगर इमेज यहाँ बनने लग जाए तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट इसका सही आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? एसिड रेन के लिए तो एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सॉरी SO2, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। NO2 ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी एसिड रेन के लिए। तो 2024 में 30 क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने सारा आपको बताया। इसी तरीके की और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आपके क्लासमेट वगैरह जितने भी हैं जो AMU के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।